हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के चैप्टर्स में आज के चैप्टर में अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें हमने टर्मिनोलॉजी देखी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जैसे वर्ड्स के मतलब भी देखे, उनमें डिफरेंसेस भी देखे। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंट्स किन कॉन्सेप्ट्स, किन एजम्पशंस पर चलता है। वो कॉन्सेप्ट्स, वो एजम्पशंस किसने बताई हमें, किस बेसिस पर हम लोग उन एजम्पशंस को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, किसके कहने पर फॉलो करते हैं। ये सारी बातें आज हम अपने चैप्टर में देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने आज देखना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस। मान्यताएं क्या हैं हमारी अकाउंट्स की, ये सब एक फ्रेमवर्क के अंदर आता है जिसे हम लोग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क किसने दिया, ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या है, कौन है इस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को देने वाला, और हम उसकी बात क्यों मानते हैं, जिसने दिया हम लोग उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात को क्यों मान रहे हैं। चलो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हम लोगों ने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में पढ़नी है। होप आप लोगों को ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड क्लियर होगा। ब्लैक बोर्ड क्लियर है? नो सर। No, sir. जस्ट अ सेकंड बेटा, आई विल शो यू द ब्लैक बोर्ड। बोर्ड इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। देखो बेटा, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो भी हमने आज तक सीखा या आगे जो हम सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कैसे जो हैं, किन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित हैं, किन मान्यताओं पर, किन एजम्पशंस पर जो हैं बेस करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं जो हम लोगों को अकाउंटिंग करते हुए ध्यान रखने चाहिए। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। और वो किसने किया, क्या नाम दिया, इसको बोला गया था बेटा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। बेटा ICAI, आप लोग जिस स्टीम प्रोफेशन में हो अकाउंट्स के, उसकी रेगुलेटरी बॉडी, मतलब उसको चलाने वाली बॉडी, उसके नियम कानून बनाने वाली बॉडी है ICAI। ICAI सर क्या है? ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये है बेटा हमारी अकाउंटिंग बॉडी, यानी कि अकाउंट्स की रेगुलेटरी बॉडी जो अकाउंट्स को चलाती है, हमारी अकाउंट्स के लिए नियम कानून, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस, सब चीज़ें बनाती है। ये बॉडी बेटा एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है, जिस फ्रेमवर्क में इन्होंने कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस बनाए, जिसमें ये बताती है कि आपको अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, किन किन एजम्पशंस, किन किन मान्यताओं पर बेस होकर बनाने हैं, और उनके अंदर किस तरह से अपनी एंटिटी, अपनी संस्था में आपने अपने खातों में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है या उन्हें शो करना है। अभी तक हमने देखा कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बेटा? हम Monetary transactions. वेरी गुड, हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं।
एक चीज हमने ये देखी थी। दूसरी चीज हमने बातों बातों में ये भी जानी थी कि जो है व्यापार और व्यापार का मालिक दोनों अलग अलग लोग होते हैं। जानी थी हमने ये बात। Yes, Yes, sir. sir. हमने देखा था कि व्यापार को चलाने के लिए व्यापारी पैसे देता है और व्यापार उसके बदले में प्रॉफिट के रूप में व्यापार को रिटर्न वापस करता है। देखा था हमने ये भी। Yes, sir. तो बेटा ये सब बातें किसने बताई हमें? ये सब बातें हमें बताई ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। ये सब बातें हमें बताई। किस माध्यम से बताई? उसने बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए, कुछ एजम्पशंस बनाई और उन एजम्पशंस और उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम तक ये बात पहुंचाई कि आप लोगों को अकाउंटिंग में ये बातें माननी है। अब वो बातें बेटा क्या थी? वो बातें जो है, सबसे पहली बात उन्होंने बताई हमें, सबसे पहले उन्होंने हमें दिए एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब था मान्यताएं। मतलब कि आप जब भी अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो आप इन बातों को मानेंगे ही मानेंगे, आप इन बातों से पीछे नहीं हट सकते। मतलब कि ये रिस्ट्रिक्शंस थे, ये लिमिटेशंस थी, ये एजम्पशंस थे कि आपको अकाउंट करने के लिए इन बातों को मानना ही पड़ेगा। अब वो एजम्पशंस क्या थी, किन बेसिस पर वो एजम्पशंस बनाई गई थी? सबसे पहली एजम्पशन दी गई बेटा, जो सबसे पहली एजम्पशन दी गई वो दी गई कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशंस। अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन, ठीक है बेटा। क्या दी गई सबसे पहली एजम्पशन? अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन। अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन क्या कहती थी बेटा? अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन ने हमें कहा, अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन ने हमसे कहा कि बिजनेस और बिजनेस ओनर ये दोनों अलग अलग लोग हैं। आप इन दोनों को अलग अलग मानो। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता था कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग लोग हैं, आप इन दोनों को अलग अलग मानो। ऐसा उसने इसलिए कहा, उसने इसलिए कहा क्योंकि अकाउंट्स की नज़र में या फिर व्यापार की नज़र में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ICAI ने जो एजम्पशन दी उसकी नज़र में, बिजनेस ओनर जो होता है उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी होती है। क्या होती है इन्वेस्टमेंट के लिए? कैपिटल होती है। उसके पास कैपिटल होती है और उस कैपिटल के साथ उसे क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन मिलता है बेटा? कि या तो वो ये व्यापार करे या फिर इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दे, कहीं और लगा दे। ठीक है, तो यानी कि बिजनेस ओनर उस पैसे को, जो उसके पास पैसे हैं, उसे कहीं और भी लगा सकता था। जैसे कि आपको मैंने आपके एग्जाम्पल में बताया था लास्ट क्लासेस में कि आपके पास 10 लाख रुपए थे और आपने अपने पापा से 40 लाख रुपए लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो आपके पास 10 लाख रुपए थे उनसे आप कुछ और भी कर सकते थे, उन्हें उन पैसों को बैंक में भी जमा कर सकते थे, FD भी बनवा सकते थे, लेकिन आपने व्यापार स्टार्ट करना उचित समझा। तो आपने, अकाउंट्स ये मानता है, ICAI ये मानता है कि आपने एक तरह से वो पैसे बिजनेस को दिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। और बिजनेस ने उस पैसे से व्यापार चलाकर जो प्रॉफिट कमाया, जो लाभ कमाया, वो उसने आपको दिया। ठीक है, यानी कि बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग अलग हैं। व्यापार व्यापारी के लिए प्रॉफिट कमाता है। व्यापार के अपने क्रेडिटर्स होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूं और उसमें से मुझे किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं, तो वो मेरी दुकान पर आएगा या मेरे घर पर आएगा? पहली बात, वो मेरी दुकान पर आएगा या मेरे घर पर आएगा?
दुकान पर आएगा। एग्जैक्टली क्योंकि उसे पैसे बिजनेस से लेने हैं, उसे पैसे व्यापार से लेने हैं, उसने सामान व्यापार को दिया है, बिजनेस को दिया है, उसने सामान बिजनेस को दिया है, व्यापार को दिया है, ना कि उसने सामान किसे दिया है, मुझे दिया है। एक तरीके से बिजनेस को उसने सामान दिया है और वो पैसे बिजनेस से वापस लेगा, और मैं भी बिजनेस ओनर भी पैसे उसे अपने पास से दूंगा या बिजनेस से दूंगा, सामान बेचकर दूंगा या अपने घर से निकाल कर दूंगा। सर सामान बेच सामान बेच कर दूंगा, ना कि अपने पास से दूंगा। तो जो है क्या कहते हैं, उसने सामान बेच कर ही पैसे देने हैं। तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो डेटर्स हैं, जो बैंक अकाउंट है, वो सब किसके हैं? वो सब किसके हैं बेटा? बिजनेस के या बिजनेस ओनर के? बिजनेस के हैं। वो सारी चीजें किसकी हैं बेटा? बिजनेस की हैं, ना कि बिजनेस ओनर की। किसकी हैं बेटा वो सारी चीजें? बिजनेस ओनर की नहीं है वो सारी चीजें। ठीक है, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग लोग हैं। इसलिए अकाउंट्स का ये कॉन्सेप्ट बना कि जो कहते हैं बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग लोग हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? यस सर। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो कहते हैं दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर जो कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, अब हम लोग जो कहते हैं दूसरी अपनी एजम्पशन पर चलते हैं। दूसरी एजम्पशन आईसीआई ने क्या दी? पहली एजम्पशन हो गई हमारी अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन थी हमारी मनी मेजरमेंट एजम्पशन, मनी मेजरमेंट एजम्पशन, मनी मेजरमेंट एजम्पशन। मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या थी बेटा? जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या कहा करती थी कि जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन लेन देन को, जिन ट्रांजैक्शंस को हम लोग मुद्रा में, पैसों में माप सकते होंगे, मुद्रा में, पैसों में माप सकते होंगे, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने आप लोगों को इसका एक एग्जांपल भी दिया था बेटा पहले। मान लो मैं अपने बिजनेस में किसी लड़के को, किसी स्टाफ को नियुक्त करता हूँ, हायर करता हूँ, तो क्या उसकी हायरिंग, उसको हायर करना मेरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मेरा मुद्रा का ट्रांजैक्शन है? नो सर। नहीं है। तो क्या उसको हायर करना मेरे को अपने खातों में एंट्री करना चाहिए? नो सर। नो। दूसरा एग्जांपल दिया था कि आप किसी दुकान पर गए, आप किसी दुकान पर गए और उस दुकान पर जाकर आपने अपनी कुर्ती के प्राइस पूछे, आपने इंक्वायरी की और कुर्ती नहीं खरीदी, तो क्या वो दुकानदार उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि आप आए, आपने रेट पूछा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो केवल एक इंक्वायरी थी, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं था। क्लियर है बेटा? यस सर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में? नो सर। ओके बेटा, अगली एजम्पशन दी गई बेटा अकाउंटिंग पीरियड की एजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड की एजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड की एजम्पशन क्या थी बेटा? आप लोगों ने जनरली देखा और हम लोगों ने बताया आपको कि हर साल खाते हम एक निश्चित तिथि पर बंद कर देते हैं। हर बार हमने बताया आपको कि एक निश्चित तिथि पर खाते बंद कर देते हैं। अब बेटा मैं जो कहते हैं ये दो एजम्पशन है, अकाउंटिंग पीरियड
एजम्पशन और गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ये दोनों एजम्पशन एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, आप लोगों ने जब व्यापार शुरू करा था 10 लाख रुपए अपने और 40 लाख रुपए पापा के लगाकर, तो क्या कुछ ऐसा सोच के करा था कि जो है हम इस व्यापार को 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 2 साल या 5 साल या 10 साल बाद बंद कर देंगे? ऐसे सोच के स्टार्ट किया था? नहीं सर। नहीं ना, ऐसा सोच के स्टार्ट नहीं किया था। आपने कहा था आज हम चलाएंगे और इतना चलाएंगे कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, और कल को फिर शायद हमारे बच्चे चलाएंगे और फिर उनके बच्चे चलाएंगे और हमारा व्यापार चलता ही रहेगा, है ना। यही तो आदमी की सोच होती है व्यापार करने से पहले, Yes, sir. कि हमारा व्यापार ऊंचाइयों को छूता रहे और हम व्यापार करते रहें, व्यापार करते रहें और करते रहें। ऐसी नौबत कभी ना आए कि जो है हमें व्यापार अपना बंद करना पड़े, या ऐसा आदमी सोच कर व्यापार शुरू नहीं करता कि मैं 2, 4, 5, 7, 10 साल बाद व्यापार को बंद कर दूंगा। तो बेटा व्यापार को बंद ना करने की अजम्पशन, व्यापार को बंद ना करने की मान्यता मेरी कहलाती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि व्यापार हमेशा चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है कि व्यापार हमेशा चलता रहेगा। अब बेटा एक बात बताओ कि व्यापार हमेशा चलता रहेगा, तो क्या हम व्यापार को हमेशा चलाने के लिए अपने खाते बनाए ना? कभी भी हमें खाते तो बनाने पड़ेंगे ना। Yes, sir. ऐसा थोड़ी ना है कि हम ये सोच लें कि व्यापार जिस दिन बंद होगा उस दिन बैठ के खाते बनाएंगे। नो सर। ऐसा नहीं सोच सकते हम। तो हम ये सोचेंगे कि व्यापार में खाते बनाना व्यापार की उन्नति के लिए, व्यापार की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खाते नहीं बनाएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि व्यापार कैसे, कितनी उन्नति कर रहा है, क्या उसमें गलतियां हैं, नुकसान तो नहीं हो रहा है, कि उनकी भरपाई कैसे करनी है। ये सब बातें जानने के लिए हमें एक मोमेंट ऑफ टाइम पर अपने खाते क्लोज करने पड़ेंगे, अपने खाते क्लोज करने पड़ेंगे। और खाते क्लोज करने के लिए हमें एक पीरियड सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस पीरियड में हम हर बार, हर साल अपने खाते बंद किया करेंगे। अब बेटा पीरियड चुनना क्यों जरूरी है? पीरियड चुनना इसलिए जरूरी है बेटा, मान लो आप लोग 11th में पढ़ रहे हो, 11th में मैं आपको जो है 1 साल पढ़ाऊं, ठीक है, अगले आने वाले बच्चों को केवल 6 महीने पढ़ाऊं, और फिर मैं उनको शिकायत करूं कि पिछली बार वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने तो पूरा जो है सिलेबस खत्म कर दिया, सब कुछ आता था, सबके 80, 90 नंबर आए, 95 नंबर आए, और तुम्हारे नंबर तो आ ही नहीं रहे, तुम्हारे रिजल्ट तो बहुत खराब है। तो वो लोग मुझसे क्या कहेंगे कि सर उन्हें 6 मंथ पढ़ाया था और हाँ, हमें 1 ईयर। कि वो ये कहेंगे मुझसे आगे आने वाले बच्चे कि सर आपने पहले बच्चों को तो 1 साल पढ़ाया था और हमें 6 महीने पढ़ाया है, तो हम ऐसे रिजल्ट्स कैसे दे सकते हैं कि आप उनसे हमारी कंपेयर करो, हम उनके बराबर तो रिजल्ट दे ही नहीं सकते। तो ऐसे ही बेटा जब मैं व्यापार की पिछले पीरियड से कंपेयर करूंगा तो वो पीरियड सेम होना चाहिए, और सेम नहीं होगा तो क्या होगा कि रिजल्ट कंपेरेबल नहीं होंगे, और रिजल्ट कंपेरेबल नहीं होंगे तो बेटा क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं ये ज्ञात नहीं कर सकता कि मैंने पिछले पीरियड में अच्छा परफॉर्मेंस किया था या इस पीरियड में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये सब चीजें जो है जानने के लिए मैं एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करता हूँ, जो कि मुझे आईसीआई ने बता कर दिया कि आप 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड सिलेक्ट कर लीजिए। क्यों? अगर आईसीआई नहीं बताता तो फिर क्या होता कि कोई व्यापारी तो 12 महीने सिलेक्ट कर रहा है, कोई व्यापारी 15 महीने सिलेक्ट कर रहा है, कोई व्यापारी 20 महीने सिलेक्ट कर रहा है, कोई व्यापारी हर 6 महीने में अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर रहा है। तो बेटा सब में समानताएं खत्म हो जाती हैं। व्यापार में अकाउंटिंग की समानताएं खत्म ना हो, इसलिए आईसीआई ने 12 मंथ का पीरियड सबको सजेस्ट किया। अब बेटा 12 मंथ कौन से? 12 मंथ कौन से? तो आईसीआई ने 2 सजेशन दिए। आपको शायद याद हो या ना हो, आपके टाइम पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपने शायद कभी देखा हो, तो पहले जो होते हैं लाला लोग जो हुआ करते थे, या जो होते हैं पहले की अकाउंटिंग हुआ करती थी, जो हिंदू अकाउंटिंग हुआ करती थी, वो दशहरे वाले दिन अपनी पुस्तकें बदला करते थे।
तो जो कहते हैं वो लोग दशहरा टू दशहरा अपना अकाउंटिंग ईयर माना करते थे, लेकिन दशहरा टू दशहरा अकाउंटिंग ईयर मानना प्रैक्टिकली अकाउंटिंग पीरियड के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दशहरा तिथि के हिसाब से मनाया जाता था, ना कि डेट सिस्टम के हिसाब से, कैलेंडर डेट के हिसाब से। तो इसीलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए आईसीआई ने दो चीजें सजेस्ट करी। एक सजेस्ट किया बेटा उन्होंने फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम कहते हैं F1। उन्होंने सजेस्ट किया कैलेंडर ईयर। या तो आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर लीजिए या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर लीजिए। सर इन दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा। फाइनेंशियल ईयर बेटा उन्होंने सजेस्ट किया 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। मतलब उसने कौन से 12 महीने बताए मुझे? उसने कहा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड को मैं फाइनेंशियल ईयर कहूँगा। उसने कहा अगर आपको ये वाला पसंद नहीं है तो आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर लीजिए, जो हम सबको पता है कब से कब तक होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। लेकिन बेटा हमारे इंडिया में 99.9% बिजनेसेस फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला फॉलो करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है फॉलो करने के पीछे? ताकि वो लोग अपनी टैक्स के कंप्लायंसेस को, टैक्स की डेट्स को फॉलो कर सकें। वरना क्या होगा कि वो लोग सरकार के हिसाब से पीछे छूट जाएंगे या उन्हें परेशानी होगी, क्योंकि सरकार अपना ईयर कौन सी डेट पे क्लोज करती है? 31 मार्च को। वो कौन सा ईयर? एक होती है 1 अप्रैल से तो वो सरकार के साथ चलने के लिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च फॉलो किया जाता है। क्लियर है बेटा ये चारों एजम्पशंस? आपको इन 4 एजम्पशंस में आपको कोई परेशानी? नो सर। कोई भी परेशानी इन चारों एजम्पशंस में? फाइनेंशियल और कैलेंडर में बेटा क्या प्रॉफिट होता है, जैसे कि अगर कैलेंडर ईयर करना चाहे तो? कैलेंडर ईयर अगर करना चाहोगे तो बेटा लॉस ये होगा आपको कि आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 3 महीने का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है फॉलो कर रही है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो आपका टैक्स सिस्टम है, जो आपसे टैक्स वसूला जाता है, वो आपसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के प्रॉफिट पर वसूला जाता है। इसलिए अगर आप 1 जनवरी वाला फॉलो करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देने में प्रॉब्लम आएगी। ओके सर। ठीक है बेटा। अब हमने देखो बेटा 4 एजम्पशंस पढ़े, जरा फटाफट बताओ मुझे कौन कौन से 4 एजम्पशंस पढ़े। पहला एजम्पशन क्या था बेटा? सर अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी एजम्पशन या बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। यस सर। ये क्या कहता था बेटा? फटाफट क्या कहता था ये? बोलो बेटा क्या कहता था ये? बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं। दूसरी एजम्पशन हमने पढ़ी कौन सी बेटा? मनी मेजरमेंट एजम्पशन। वेरी गुड। मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या कहती थी बेटा? सर इसमें ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा एजम्पशन कौन सी पढ़ी हमने बेटा? Accounting period assumption. अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन ये क्या कहती थी बेटा? सर इसमें दो ईयर यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल वाला, कैलेंडर वाला, 12 मंथ में। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन ये कहती थी कि हमें हमारे गोइंग कंसर्न बिजनेस को 12 महीने के पीरियड में डिवाइड करना होगा और 12 महीने में हमें हमारे अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। वो 12 महीने जो होते हैं या तो कैलेंडर ईयर हो सकते हैं या फाइनेंशियल ईयर हो सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद हमने बेटा पढ़ी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये क्या कहती थी बेटा? सर हमारा व्यापार हमेशा चलता रहे। ये कहती थी कि हम हमेशा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहते हैं, हम कभी भी व्यापार को बंद करने के मकसद से नहीं खोलते हैं। ठीक है बेटा, चारों एजम्पशन समझ में आई? चारों एजम्पशंस में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर। चलो बेटा, इसके बाद ये एजम्पशंस दी गई, ये मान्यताएं दी गई। इन मान्यताओं का मतलब ये था, इन एजम्पशंस का मतलब ये था देने के पीछे कि हम इन चीज़ों को मानेंगे ही मानेंगे, इन चीज़ों से पीछे हम नहीं हट सकते। अकाउंटिंग मतलब जो एजम्पशंस थी, एजम्पशंस का बेसिक मतलब था कि हमारी अकाउंटिंग का पिलर बनाना। तो उन्होंने 4 पिलर बनाए और 4 पिलर्स में हमें बताया कि क्या क्या एजम्पशंस, आप किस किस एजम्पशन, किस किस मान्यताओं के बेसिस पर आपकी अकाउंटिंग टिकी हुई है। उसके बाद बेटा उन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। कॉन्सेप्ट्स क्यों दिए? ताकि हम लोग जो बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकें, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकें। और उसको रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, जिसमें से हम 1-2 कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी 4 एजम्पशंस पढ़ी, फटाफट 4 एजम्पशंस रिपीट करो बेटा सारे बच्चे। बेटा बस 4-5 बच्चों ने करा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे क्यों नहीं रिपीट कर रहे? फटाफट सारे बच्चे। First है entity assumption, second है money measurement, and third है accounting period assumption, और fourth है going concern assumption. ओके बेटा, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स में बेटा हम लोग जो थे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें मिला वो था बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें मिला वो था बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर चीज की 2 साइड होती हैं, 2 पहलू होते हैं। अकाउंट में इसका क्या लेना देना बेटा 2 पहलू है? तो बेटा अकाउंटिंग टिकी हुई ही 2 साइड से थी। कौन सी 2 साइड्स? एक डेबिट और एक क्रेडिट। अभी डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये हमने सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा समझा था कि बेटा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है बेटा कि क्या चीज हमारे पास आई, क्या हमने खर्च किया, क्या संपत्ति बनी, क्या हमें देनी है, क्या हमारा रेवेन्यू है, क्या इनकम है। इस सब चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए जो मेथोडोलॉजी बनाई गई, उस मेथोडोलॉजी को हमने डेबिट और क्रेडिट 2 नाम दिए थे। ऐसे ही इसी बेसिस पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बनाया गया। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि हर ट्रांजेक्शन की 2 साइडेड होती है। हर ट्रांजेक्शन जो भी आप लेन देन करो उसकी कम से कम 2 पहलू होते हैं, कम से कम 2 चीज़ें इम्पैक्ट करता है वो, कम से कम 2 चीज़ें जो होते हैं उसमें होती हैं। कैसे सर? बेटा एग्जाम्पल। बिल्कुल बेटा, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बेटा, आपकी परचूनी की दुकान है और आपने आटा खरीदा, बेचने के लिए आटे के 4 कट्टे खरीदे, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें क्या क्या इम्पैक्ट हुई? आपके पास आटा आया, तो पहली चीज तो ये हुई कि आपके पास आटा आया, और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि आपके पास से पैसे गए। हुए ना 2 ट्रांजेक्शन? जो थे एक ट्रांजेक्शन में 2 चीजें। Yes sir. ऐसे ही बेटा हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, कोई सा भी आप नाम ले लो। मान लो आप कहो कि सर हमने तो उधार खरीदा था सामान,
यही तो कहोगे आप कि हमने तो सामान उधार खरीदा था। तो बेटा जब उधार खरीदा आपने तो आपके पास आटा आया, आटा आया आपके पास, Yes, sir. और आपके पास साथ में क्रेडिटर्स भी आए। अपने खातों में आप क्रेडिटर्स की भी तो एंट्री करोगे, फिर आप लिखोगे ना कि मैंने माल किससे खरीदा, क्योंकि उसे बाद में पैसे देने हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर पैसे नहीं जाएंगे तो क्रेडिटर्स आएगा साथ में। अब आप कहो कि सर हमने Yes, तो sir. जो है मजदूरी दी थी, मान लो तुमने मजदूरी दी तो मजदूरी में पैसे गए, लेकिन आया तो कुछ नहीं सर, माल तो नहीं आया, तो दूसरा क्या खाता इम्पैक्ट हुआ? तो बेटा दूसरा खाता सर्विसेज इम्पैक्ट हुई। मतलब आपने उसकी सेवाएं ली और उन सेवाओं के ऊपर खर्च किया, तो सेवाओं का खर्च जो है आपके वो साथ में आया। जब आपने पैसे खर्च किए तो आपके पास क्या आई? सेवाएं. सेवाएं आई। किसकी सेवाएं आई बेटा? मजदूर की सेवाएं आई। मजदूरी ली ना आपने, उससे सामान मंगाया था। Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा यही बात कहता है ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट कि हर ट्रांजैक्शन के, हर लेन देन के दो पहलू होंगे और आपको दो पहलुओं को ध्यान में रखकर एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो पहलुओं का कॉन्सेप्ट कहता है क्या? ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट दो पहलुओं का कॉन्सेप्ट बताता है। ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो होते हैं हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और दो जगह उसकी एंट्रियां की जाती हैं। ठीक है बेटा, आज हमने 5 चीजें देखी, 4 एजम्पशंस और एक कॉन्सेप्ट। 4 एजम्पशंस थी हमारी अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहती थी कि जो होते हैं हम व्यापार और व्यापारी अलग अलग हैं। उसके बाद था बेटा मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। मॉनेटरी कॉन्सेप्ट कहता था, मॉनेटरी एजम्पशन कहती थी कि जो चीज़ें पैसों में नहीं मापी जा सकती उसकी एंट्री हम किताबों में नहीं करते। उसके बाद था बेटा पीरियडिक कॉन्सेप्ट। पीरियडिक कॉन्सेप्ट कहता था कि लंबे चलते हुए व्यापार को हम 12 महीने के पीरियड में डिवाइड करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, और जिसके लिए हम फॉलो कर सकते हैं 12 महीने का कोई भी पीरियड, जो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता था बेटा कि हम ये व्यापार ये सोच के करते हैं कि हमारा व्यापार हमेशा चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कॉन्सेप्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता था कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, हर ट्रांजैक्शन की दो साइड होती है, और अकाउंट में एक साइड को डेबिट और दूसरी साइड को क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? No, sir. तो बेटा आज हम लोग जो हैं पढ़ेंगे यहाँ तक ही। इसके आगे मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक में नोट कराता हूँ और आप लोग ये बुक में नोट करेंगे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बेटा? किसी को जो है किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके बेटा, मेरा YouTube चैनल बेटा सब लोग लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें कैसी लगी, और जो होते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताएं। और उस पर 11th क्लास के और 12th क्लास के जो होते हैं चैप्टर्स आते हैं, तो उन्हें प्लीज़ बेटा जो होते हैं देखें और जो होते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करें। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अब हम लोग लिखते हैं।